जम्मू यूनिवर्सिटी की तस्वीर बदलती नजर आ रही है। बहुत कम आप लोगों ने देखा होगा स्ट्रेट लाइन पर किसी की तारीफ में कोई कसीदा पढ़ा हो मैंने, बहुत कम। लेकिन जम्मू यूनिवर्सिटी को लेकर जो ख्वाब जम्मू के हर आम आदमी का है, एक बहुत बड़ा कैंपस हो, बड़ा बेहतरीन कैंपस हो, यूनिवर्सिटी की इंटरनेशनल रिकग्निशन हो और हमारे बच्चे जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ें उनका मुस्तकबिल महफूज हो, ये सारे ख्वाब लोगों के दिल में है। मैं बड़ा हैरान हुआ जब मैंने देखा कि यूनिवर्सिटी का वो हिस्सा जिस हिस्से में गंदगी पड़ी रहती थी और मुझे भी नहीं मालूम था कि ये हिस्सा यूनिवर्सिटी का हिस्सा है, वहां पर एक बड़ी खूबसूरत पार्किंग तैयार हुई है। और भी बहुत सारी तब्दीलियां जम्मू यूनिवर्सिटी में पिछले 3 सालों में देखने को मिली हैं। ये तमाम तब्दीलियां जो जम्मू यूनिवर्सिटी में आई हैं और जिन तब्दीलियों के बावजूद कोई हू हल्ला हंगामा मुर्दाबाद जिंदाबाद का नारा फैकल्टी ने या फैकल्टी के अलावा जो नॉन गजेटेड मुलाजिम हैं उन्होंने लगाया नहीं है, ये साफ तौर पर दर्शाता है कहीं ना कहीं। मेरे साथ मेरे मेहमान प्रोफेसर उमेश राय, जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, जिन्हें अभी हुकूमत ने 3 और साल दिए हैं और इन 3 सालों का लेखा जोखा वो भी इनसे पूछेंगे और आने वाले 3 सालों में क्या कुछ करने जा रहे हैं, इन सब पर आज इनसे बात होगी। वाइस चांसलर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। धन्यवाद सर। सबसे पहले आपको बहुत मुबारक कि आपको 3 साल और मिले हैं। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपको 3 साल और मौका मिलेगा या अब आपने सोच लिया था इनिंग इज ओवर, आई शुड गो होम? आपका पहले तो जो प्रश्न है कि सोच रहे थे, ऐसा नहीं था कि मुझे 3 साल मिलेगा। ये हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का विश्वास है, उनकी सहजता, सरलता, सहृदयता है और मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मेरे में विश्वास रखा और मैं उनके विश्वास पर खरा उतरा। तो मैं इसके लिए उनका नमन करता हूं और वंदन करता हूं। ये मेरी कोई प्लान नहीं था कि मुझे 3 साल और रहना है। रादर जब मैं घर आता हूं 7:30 बजे 8 बजे, तो ये घर अकेले रहता हूं तो वो पार्ट जो है बड़ा कष्ट देता है। तो वो लगता है कि बार बार कि क्यों आया। फिर लगता है कि चलो नहीं, इंस्टीट्यूशन के लिए कुछ करना चाहिए। तो वो फिर एक ताकत देता है। फिर नई सुबह जो है उसी ताकत उसी ऊर्जा के साथ फिर लग जाता हूँ। वैसे से वैसे आपने कहा नई ऊर्जा के साथ लग जाता हूं। जम्मू यूनिवर्सिटी में शुरुआत यहां से करूंगा कि यूनिवर्सिटी के कैंपस को लेकर कि बहुत, मतलब आप यूं समझ लीजिए, मैंने जर्नलिज्म का पहला दिन था मेरा और उस दिन मैंने एक स्टोरी की थी जिसमें मैंने ये कहा था कि जम्मू यूनिवर्सिटी के कैंपस को एक्सपैंड करने के लिए जो है सरकार सोच रही है। साल था 2005 और आज है साल 2024 और अब 25 आने वाला है। अब लेकिन कैंपस उतने का उतना ही है। बड़े बड़े कद्दावर शख्सियात जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, प्रोफेसर अमिताभ मट्टू रहे, प्रोफेसर वरुण सहानी रहे, बहुत बड़ा नाम जिनका इंटरनेशनल लेवल पर, और उसके बाद बाकी वाइस चांसलर भी आए। लेकिन आज तक हर वाइस चांसलर ने कोशिश की मगर वो यूनिवर्सिटी कैंपस को इस कैंपस की हदूद से बाहर नहीं ले जा सके। उसका कारण कि आर्मी को जमीन देनी है और बहुत सारे। अब आपके कार्यकाल में 3 साल और आपको मिले हैं, क्या हम इस कैंपस की लेंथ और ब्रेड्थ को बढ़ते हुए देखेंगे और क्या ये कश्मीर यूनिवर्सिटी के मध्य मुकाबले कहीं कैंपस पहुंचेगा? आपके प्रश्न का 2 पार्ट है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत सारी फॉरेन की यूनिवर्सिटीज में भी गए हैं। जैसा मेरी बातचीत आपसे बीच बीच में होती रहती थी तो आपकी चर्चा से ये निकल के आता था। जिन फॉरेन यूनिवर्सिटीज में गए हैं उनका कैंपस की एरिया देखें। हम क्या है कि कैंपस की एरिया आपको हर 20 साल 25 साल 50 साल में नहीं बदल जाएगी। कैंपस का प्लान ऐसा करना चाहिए कि 500 ईयर्स के लिए हम कैंपस का प्लान क्या लेकर के आते हैं। 500 साल जी, इंस्टीट्यूशन 1 साल 2 साल का नहीं है। जम्मू विश्वविद्यालय 1969 में स्थापित हुआ, 50 साल तो पूरे हो गए, राइट। लेकिन अब एरिया उसको रातों रात अगर कहे तो नहीं बदली, आज तक नहीं बदली। तो चाहिए था कि हाई राइज बिल्डिंग लेकर के जाना। दुर्भाग्यवश
मेरी अपनी विश्वविद्यालय है, लेकिन जो बिल्डिंग्स बनी वो अनप्लान ढंग से जहां मन में आया वहां बन गई। तो उसके कारण से जो विश्वविद्यालय का खुलापन है, अगर वो एक प्लान्ड वे में हाई राइज पर जाती तो आपको शायद कैंपस जितना खुला है उसका कई मेनी टाइम्स वो खुलापन नजर आता। तो एक तो जरूरत है कि विश्वविद्यालय को अपना एक प्लान लेकर के आना, कमिंग 500 ईयर्स को ध्यान में रख के। दूसरी बात आपके एक्सपेंशन को लेकर के है। तो मैं जब से ज्वाइन किया हूं तब से प्रयासरत हूं, और मेरे डिविजनल कमिश्नर साहब ने बताया कि जो हमारी सटी हुई लैंड आर्मी के पास थी, वो लैंड बहुत ज्यादा तो नहीं है बट 18 एकड़ है। 18 एकड़ जी। और वो लैंड लगभग आर्मी को जो है जमीन मिल चुकी है नगरोटा में, वो बातचीत हो चुकी है, यहाँ के जो ऑफिसर्स हैं आर्मी के उनका सिग्नेचर हो चुका है। वो सारी चीजें या तो चली गई हैं डिफेंस बोर्ड को या जाने वाली हैं, यहां तक है। तो मेरा ये प्रयास होगा, अपने ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी मैंने एक बार आग्रह किया था, उन्होंने कहा था जब वो बोर्ड को जाता है तो आप हमको बताइएगा। तो मैं मिल करके अपडेट लेकर के और उनसे मिल करके आग्रह करूंगा कि अगर आप उसमें थोड़ी हमारी मदद कर सकते हैं विश्वविद्यालय की, तो पूरा विश्वविद्यालय आभारी रहेगा। और उम्मीद करता हूं कि कमिंग 6 मंथ्स में हमको हमारी लैंड 18.4 एकड़ मिल जाएगी। ये एक पार्ट है। प्लान जैसा मैंने कहा 500 साल का, तो सरकार से भी मैं आग्रह करूंगा कि इसी 18 एकड़ में क्यों नहीं हम विश्वविद्यालय को पूरा लेकर के आ जाएं, और ये 100 एकड़ आप खाली कर दो कमिंग 500 ईयर्स के लिए। और हो सकता है हाई राइज बिल्डिंग बना करके हम अपने को ले जा सकते हैं। बिल्कुल ले जा सकते हैं। तो आपके पास एक्सपेंशन के लिए कहां जाएंगे? जमीन इलास्टिक तो है नहीं कि खींचने बढ़ जाएगी, सरकार भी आपको कहां से जमीन लाके दे देगी। तो इसलिए हमको अपना प्लान ऐसे बनाना है जिससे कि आपको 100 साल 50 साल का नहीं, 500 ईयर्स को ध्यान में लेकर के यूनिवर्सिटी को स्ट्रक्चर को खड़ा करना चाहिए। यानी आप बिल्कुल इस मामले में अपनी जगह आश्वस्त हैं कि सरकार, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और जम्मू कश्मीर की जो नई सरकार आई है बहुत गंभीर और बड़े सीरियस हैं इस चीज को लेकर कि जम्मू यूनिवर्सिटी, जम्मू संभाग के लोगों का विश्वविद्यालय जो है, ये इतना बड़ा कैंपस जो है, यू आर वेरी मच श्योर दैट दिस इज गोइंग टू हैपन। मैं जितना अपने पर विश्वास करता हूं उससे ज्यादा, और उसका कारण है मेरी अभी नैक टीम आई थी, नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल, और वो मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब श्री उमर अब्दुल्ला जी से मिला। तो उन्होंने पूछा व्हाट कैन आई डू फॉर द यूनिवर्सिटी। आई सेड दैट सर अभी नैक टीम आ रही है असेसमेंट के लिए जम्मू यूनिवर्सिटी का, अगर आप एक डिनर होस्ट कर दें। एंड ही वाज सो काइंड एनफ, इमीडिएटली जो है बोले अरे बहुत अच्छा है, एंड सेड दैट मैं आपकी यूनिवर्सिटी में, मैंने कहा कि मैं डिजाइन और डिग्री प्रोग्राम पर एक प्रेजेंटेशन ऑफिस में आके करना चाहता हूं। बोले आप क्यों आएंगे, मैं आ जाता हूं यूनिवर्सिटी। ये चीफ मिनिस्टर ने कहा। तो ये दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर सरकार जम्मू विश्वविद्यालय के को मदद पहुंचाने के लिए कितनी तत्पर है। और उसी तरह से जो है मैं अपने ऑनरेबल चांसलर, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी से मिला। हमने कहा सर एक डिनर 12 तारीख का, 11 तारीख का चीफ मिनिस्टर साहब दे रहे हैं, 12 तारीख का आप दे दें। और उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है। और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब और हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब दोनों लोगों ने डिनर दिया नैक टीम को। मुझे लगता है कि किसी स्टेट यूनिवर्सिटी को ये इंपॉर्टेंस नहीं मिला होगा जो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने और जो हमारे चांसलर साहब ने जम्मू विश्वविद्यालय को दिया। तो हम पूरे विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से उन दोनों लोगों को आभार व्यक्त करते हैं। और ये दर्शाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो आपने कही इसको थोड़ा इलैबोरेट करना चाहूंगा
नॉर्मली ये होता है कि जब आप मुख्यमंत्री से मिलने के लिए जाते हैं, इस तरह की कोई बात करते हैं, तो वो कहते हैं ठीक है जी, आप आइएगा और हमें रिप्रेजेंटेशन दीजिएगा। बट चीफ मिनिस्टर का ये कहना, आप मत आइए, मैं ही आता हूं, और मैं, दिस शो सीरियसनेस ऑफ चीफ मिनिस्टर। ये दोनों का है, हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का भी है, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की भी है। हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब पूरी टीम को बाहर आकर के गाड़ी तक छोड़ने के लिए आते हैं, वो बड़कपन है। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब कार की पार्किंग तक आए, कार की पार्किंग जी। तो ये दर्शाता है दोनों लोग कितने खुले दिल के हैं, कितने महान हैं, कितने बड़े दिल के हैं। इसका मतलब आपका काम आसान है, काम ज्यादा मुश्किल तो नहीं है। बोथ आर इन एग्रीमेंट दैट यू नीड अ बिग कैंपस। तो मैं जो कहना चाहता हूं कि दोनों शिक्षण संस्थाओं को लेकर के और शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर के कितने गंभीर है। वाइस चांसलर साहब, इस पर थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूंगा कि ये तो आपने यूं कही, लेकिन इसके साथ में ही जुड़ता हुआ एक और सवाल है। नैक टीम आई, उसने आपका सारा यहाँ निरीक्षण किया। ये भी जानना चाहूंगा वाइस चांसलर साहब आपसे कि आपका एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, उसको लेके मेरे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन को आप लोगों ने किसी तरीके से समझाया बुझाया कि भाई ठीक है, जैसे चल रहा है चलने दीजिए। लेकिन अब मैंने सुना है कि उस इंजीनियरिंग कॉलेज को लेकर भी काफी गंभीर आप हो गए हैं, और ऑन अ सीरियस नोट यू हैव डिसाइडेड टू क्रिएट सम पोजीशंस इन द कॉलेज। कितनी पोजीशंस क्रिएट करने जा रहे हैं, और जब आपने टेक ओवर किया था, तो जब आपने मालूम करने की कोशिश की, तो पता क्या चला कॉलेज के बारे में? देखिए, कुछ पार्ट तो मैं मीडिया को लेकर मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है। यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो हमारा कठुआ में है, उसके बच्चे मुझे मेल व्हाट्सएप करते थे। अच्छा। और बड़े दर्द के साथ मैंने उनसे कहा कि मैं प्रयास कर रहा हूं। फिर मैं ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिला। हमने कहा कि हमारी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का जो इंस्टीट्यूट है उसकी ये हाल है, बिना फैकल्टी के हम इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का कोर्स चला रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इससे मैं भी वाकिफ हो गया हूं। तो ये बच्चे उनसे भी मिल लिए थे, तो मेरा काम उन्होंने बड़ा आसान कर दिया जब उन्होंने अपना दर्द बयां किया उनसे। मेरे लिए जो है फिर वो पूरी उस दर्द से वाकिफ थे, और मुझे लगता है कि उन्होंने कहा कि इसको मैं एड्रेस करने जा रहा हूं। और विद इन 6 मंथ्स मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, 68 पोजीशन 68 पोजीशंस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी को आ गई, टीचिंग, नॉन टीचिंग एंड ऑफिसर्स सारा मिला करके। और बजट में वो जा रहा है। मुझे लग रहा है कि विश्वविद्यालय उसकी जो प्रोसेस है अपॉइंटमेंट का, एडवर्टीजमेंट का, वो शुरू कर लेगा 2-3 महीने के अंदर। तो जैसे आपने एम्प्लॉयमेंट को लेकर कहा, तो एक आरोप आप पर लगता है। आरोप यह है कि जनाब, जब से आप वाइस चांसलर लगे हैं, तो हमारे देश के अलग अलग प्रदेशों से और केंद्र शासित प्रदेशों से लोगों को जम्मू यूनिवर्सिटी में नौकरियां मिल रही हैं। खासतौर पे जब हम बात करते हैं टीचिंग विंग से, टीचिंग में उनको नौकरियां मिल रही हैं, और जम्मू कश्मीर के लोगों को लार्जली इग्नोर किया जा रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है? पहली बात, सच्चाई नहीं है, लेकिन अगर यह प्रश्न मैं आपसे करूं कि एक अध्यापक अगर अपॉइंट होता है तो वो विश्वविद्यालय में कम से कम 30 साल वो अध्यापन कार्य करेगा, तो 30 इयर्स तो आपको अध्यापक ऐसा चाहिए जो जम्मू कश्मीर के बच्चों का भविष्य संवार सके। अब आपको तय करना है कि जम्मू ये या ऐसा अध्यापक चाहिए जो इसी रीजन का हो बट वह योग्य ना हो। ये एक जवाब है। और दूसरी चीज कि जितना अपॉइंटमेंट हुआ है उसमें मुझे लग रहा है कि 5% जी केवल बाहर से है। तो अभी कम से कम जो 40 से 45 के आसपास अपॉइंटमेंट टोटल अभी असिस्टेंट प्रोफेसर पर हुए होंगे, असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर मिला के। असिस्टेंट पर अभी तक मेरी समझ से कोई भी बाहर का नहीं आया है।
बाहर का मतलब हो गया हमारी देश के किसी और जम्मू कश्मीर के स्टेट से बाहर का, एक्सेप्ट वाइस चांसलर छोड़ दीजिए तो। ठीक। दूसरी चीज, एसोसिएट प्रोफेसर पर एक मैथमेटिक्स में, ठीक, प्रोफेसर पर दो, तो 2 और 1 3 लोग। तो ये हाँ, लेकिन जो आए हैं वो योग्य हैं। तो मेरा, और उसके अलावा जो जम्मू कश्मीर से भी हैं वो सब योग्य है। मैंने वहां पे योग्यता से कोई कंप्रोमाइज नहीं किया है। नो कॉम्प्रोमाइज, एब्सोल्युटली नहीं। जैसे आपने कहा योग्यता, तो इसी को लेकर मैं ये भी जानना चाहूंगा कि नॉन टीचिंग में बड़ी शिकायत है लोगों की कि जनाब नॉन टीचिंग कमरे खाली हो रहे हैं, रिटायरमेंटें हो रही हैं, लेकिन उसकी जगह नए लोग नहीं लग रहे हैं। तो इसको लेकर वाइस चांसलर साहब क्या कर रहे हैं? नॉन टीचिंग, आपको याद होगा आज से करीब 1.5-2 साल पहले आप मेरे यहाँ कुछ क्वेरीज लेके आए थे असिस्टेंट रजिस्ट्रार के अपॉइंटमेंट को लेकर के, और आपने कहा था कि यहाँ पर काम करने वाले जो लोग हैं, किसी का भाई, किसी का भतीजा, किसी की बहन का सिलेक्शन होने जा रहा है। और मैंने कहा था कि मुझे यह फर्क नहीं पड़ता है कि वह किसका भाई है, किसका बहन है, किसका भतीजा है, अगर वह योग्य है और मेरिट में है, कैपेबल में है, मेरिट में है, तो मैं इस चार्ज को, मेरे ऊपर लग जाए चार्ज, कोई बात नहीं, लेकिन वह अगर योग्य है, वह मेरिट में है, तो उसके साथ ये कह करके कि वो किसी का भाई है, किसी का भतीजा है, किसी की बहन है, उसका अपॉइंटमेंट नहीं हो, वो ऐसा नहीं होगा, राइट। और जो हमारे आई थिंक 10 असिस्टेंट रजिस्ट्रार का अपॉइंटमेंट हुआ, वो क्रीम थे, टॉप मेरिट से थे, और दे आर रियल एसेट्स आज की डेट में हमारी यूनिवर्सिटी के लिए हैं जी, रियल एसेट्स। और जो बाकी नॉन टीचिंग में आ रहे हैं, नॉन टीचिंग में अराउंड 104 के आसपास, जो जूनियर असिस्टेंट का, आपको याद होगा 1.5 साल पहले टेस्ट हुआ था, और उस टेस्ट के आधार पर लोग ज्वाइन किए, उसमें से 4 या 5 या 6 छोड़ के चले गए, उनका सेक्रेटरीट में हो गया, तो बढ़िया जगह पर, तो विश्वविद्यालय छोड़ करके चले गए, रेस्ट हैं। तो 100 ऑलरेडी हमने अपॉइंटमेंट कर दिया, और हो गया 1.5 साल। अच्छा, निश्चित तौर पर बहुत सारे लोग रिटायर हो रहे हैं, तो वो संख्या जितना हमें अपॉइंट किए, रिटायर होने के बाद फिर वहीं पहुंच रहे हैं। अच्छा, तो दोबारा हमने एडवर्टीजमेंट निकाल दिया है, और मुझे लगता है कि 3-4 महीने में हम फिर से एक टेस्ट करके उनका अपॉइंटमेंट कर लेंगे। और असिस्टेंट रजिस्ट्रार पर जितने लोग आए, वो किसी और स्टेट से नहीं थे, सारे यहीं के थे, सारे जम्मू कश्मीर के थे। अच्छा भाई, ये तो हो गया कि आप कह रहे हैं कि नॉन टीचिंग में भी। अब उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, ये कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम। मैं चूंकि जम्मू विश्वविद्यालय को काफी देर तक मैंने रिपोर्ट किया, पिछले 2-4 साल से मैंने बिल्कुल मतलब सिर्फ नजर रखी, लेकिन रिपोर्ट कुछ नहीं किया। मगर ये मुझे मालूम है हर डिपार्टमेंट में झगड़े थे, फैकल्टी के अगर 4 मेंबर हैं तो एक वक्त तो वो था किसी की शक्ल देखने को के लिए भी राजी नहीं थे, लड़ाइयां जबरदस्त थी, एक दूसरे के खिलाफ शिकायत, दूसरा पहले के खिलाफ, एक दूसरे के खिलाफ कोर्ट में, दूसरा पहले के खिलाफ कोर्ट में। तो ये मामले लगभग हर डिपार्टमेंट में थे। 3 साल से आप आए हैं, शोर गुल कहीं सुनाई नहीं दे रहा, और कोई नारेबाजी भी नहीं हुई। क्या ये कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम के तहत ये सारे मसले जितने भी थे अलग अलग डिपार्टमेंट में फैकल्टीज के, क्या वो रिड्रेस हो चुके हैं? किस हद तक रिड्रेस हुए हैं? और अब कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम की क्या पोजीशन है? आपने ठीक प्रश्न किया है। जब मैं ज्वाइन किया तो जम्मू यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन जूटा वो 2 चीजों को लेकर के मेरे पास आई थी, और दोनों डिमांड उनके बड़े जेन्युइन थे। हमने वहीं कहा कि आपके दोनों चीजें बहुत जेन्युइन हैं, और मैं इसको एड्रेस करूंगा। एक था उनका जीपीएफ का इंटरेस्ट रेट, तो जेएनके बैंक 5 कुछ % दे रहा था, जबकि पूरे हिंदुस्तान में 7.1 या 7.3 है जो मिलता है इंटरेस्ट रेट। वो हमने फिर एड्रेस किया, और फाइनली जेएनके बैंक तैयार हो गया और दिया। तो वो एक था। दूसरा उन्होंने कहा कि हमारा जो प्रमोशन होता है 8 साल बाद, 7 साल बाद, 6 साल बाद सीनियरिटी हमारी चली जाती है, तो हमने कहा कि हम प्रमोशन को एक्सपेडाइट करेंगे, एक, और दूसरा सीनियरिटी तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन रेगुलेशन 2018 डेट ऑफ एलिजिबिलिटी से आपकी डेट ऑफ सीनियरिटी बनती है।
और अगर इसमें कहीं कोई हुआ है तो वो भी इसी के तहत कवर हो जाएगा। और जम्मू कश्मीर में भी जम्मू यूनिवर्सिटी ने यह अडॉप्ट किया हुआ है, मुझे लगता है कश्मीर यूनिवर्सिटी ने भी अडॉप्ट किया, सारी यूनिवर्सिटी ने, कि यूजीसी रेगुलेशन 2018 यूनिवर्सिटी काउंसिल में हम ले जाकर के अडॉप्ट किए हुए हैं। तो जब अडॉप्ट किए हुए हैं तो उसका रूल भी हमारे ऊपर एप्लीकेबल है। मैंने स्ट्रिक्टली उस रूल को अप्लाई कर दिया, और उस रूल को अप्लाई जब कर दिया तो जो सीनियरिटी के इश्यूज थे वो अपने आप रिजॉल्व हो गए। अब आती है बात कि प्रमोशन, तो मुझे लगता है कि 170 से ऊपर के लोगों का प्रमोशन हुआ है। 170 पिछले 3 सालों में? कितने कितने साल से रुके हुए थे? 7 साल, 8 साल, 6 साल, 5 साल, एक एक लोगों को 2-2 प्रमोशन 2.5 साल में मिल गए हैं। मेरे टेन्योर के 2.5 साल में एक एक व्यक्ति को 2-2 प्रमोशन मिल गए हैं। मतलब जो असिस्टेंट प्रोफेसर था वो मेरे ही टेन्योर में एसोसिएट प्रोफेसर हुआ, वो मेरे ही टेन्योर में प्रोफेसर हो गया। और उसमें से कुछ हेड कर रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट आप देखेंगे तो दे आर हेडिंग द डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफी। तो ऐसे ऐसे अनेक डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें कि वो असिस्टेंट से एसोसिएट हुए, एसोसिएट से प्रोफेसर हो गए। और इसका इस बात से प्रमाण चलेगा कि 15 करोड़ रुपए से ऊपर का एरियर हमको पे करना है। तो वो भी हम सरकार से मांग रहे हैं कि भाई जल्दी से जल्दी हमको एरियर दे दीजिए, ताकि ये मतलब अमाउंट बढ़ता जा रहा है, आपके लिए भारी होगा, मेरे लिए भारी हो जाएगा। तो ये भी हमारे एक टीचर्स की डिमांड है कि हमारा भी एरियर, प्रमोशन ही 8 साल लेट हुआ, अब एरियर भी नहीं मिल रहा है, तो वो हम उनसे कर रहे हैं कि मिल जाएगा। लेकिन वाइस चांसलर साहब, क्या आपको जब आपने ये प्रमोशंस करनी शुरू कर दी, तो क्या आपने जब कहते हैं ना खंगाली फाइलें, तो आपको भी दिखा वहां पर कि पर्सन स्पेसिफिक यहाँ काम हुआ है? कोई आपका खास है तो आपने कर दिया, और कोई आपका खास नहीं है तो उस बेचारे को क्या कहते हैं लाइन में लगना पड़ा? इसको छोड़ दीजिए, जो है पर्सन टू पर्सन वेरी करता रहता है। तो वाइस चांसलर कभी कोई आया होगा, होता क्या है कि सिलेक्शन कमेटी में भी कभी कभी चीजें ऐसी हो जाती हैं। बाई एंड लार्ज क्या 100% प्रमोशन लोगों का हो गया है। ये मैं उपलब्धि के रूप में नहीं कर रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि या तो यूनिवर्सिटी जिसका जो ड्यू डेट है उस दिन प्रमोशन कीजिए, और जैसा उसकी गुणवत्ता है उसके अनुसार कमेटी को निर्णय लेने दीजिए। अब जिस दिन उसका प्रमोशन ड्यू है उसके 5 साल बाद आप इंटरव्यू करते हैं और फिर उसको मान लीजिए रिजेक्ट कर दें, तो वो उसके लिए बड़ा शॉकिंग हो जाएगा, और डिपार्टमेंट का बहुत माहौल बदल जाएगा, मतलब और विसिएट हो जाएगा। तो इसलिए अगर थोड़ा कंप्रोमाइज भी करना पड़ा तो इंस्टीट्यूशन कंप्रोमाइज करके ले लिए हैं, तो चलिए ठीक है। तो मुझे वाइस चांसलर साहब ये बताइएगा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म है जिसकी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, कि बच्चे जो फीस भरते हैं उनके लिए दिक्कत ये हो जाती है कि एक तो आपको ऑनलाइन फीस भरनी पड़ती है, फिर उसमें से एक प्रिंट आउट निकालना पड़ता है, वो निकाल के एक कमरे में जाना पड़ता है, वहां सील लगेगी, फिर दूसरे कमरे में जाके एक जगह फीस नोट होती है, एक जगह क्या कहते हैं आपको फीस भरनी पड़ती है, फिर वो आपको वहां से फीस की एक चिट देते हैं, वो आप फॉर्म के साथ लगाते हैं। साल है 2024, लगभग सब चीजें ऑनलाइन हो चुकी हैं, ई गवर्नेंस मुकम्मल तौर पर जो है दैट इज टेकन ओवर। तो आप ई इनिशिएटिव्स में बड़ा बिलीव करते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि टाइम हैज कम कि ये रिफॉर्म भी जम्मू यूनिवर्सिटी का पार्ट बने और बच्चों को इतना हैसल करने की जरूरत ना पड़े? ई गवर्नेंस समर्थ का करीब 41 मॉड्यूल्स के आसपास है, एंड 23 मॉड्यूल्स यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू ने कर दिया है। जब आपने आए थे तब कितने मॉड्यूल से लेकर के अब तक जो है 23 मॉड्यूल्स हमने, जब आए थे तब कितने मॉड्यूल हो चुके? नहीं था, ई गवर्नेंस नहीं था, ई गवर्नेंस उसके बाद शुरू हुआ है, 23 मॉड्यूल्स। और सरकार जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का भी लगातार ये बात होती है कि आप ई गवर्नेंस पर आइए। तो वो हमारे ऑनरेबल चांसलर साहब जो है हर मीटिंग में पूछते हैं कि भाई ई गवर्नेंस में क्या प्रोग्रेस हुआ, तो वो भी एक दबाव हम लोगों पर रहता है कि इस पर काम करते रहना है। आपका प्रश्न बहुत वाजिब है, और समर्थ को एग्जामिनेशन में भी हमने अडॉप्ट किया है। तो पार्टली हम ईआरपी थ्रू समर्थ एग्जामिनेशन में लागू कर चुके हैं, दैट इज अंडर वे कर सकते हैं। और
इसमें अभी काम बहुत कुछ होना है। अब मेरे पास वो एक्सपर्ट नहीं मिल पा रहे हैं जो कस्टमाइज्ड ईआरपी एग्जामिनेशन में पूरा लगा सके। और जो कुछ हम बाहर के एजेंसी से करना चाहते हैं उनका इतना महंगे हैं कि वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बट हम उस पर काम कर रहे हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप की जितनी भी जम्मू यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स हैं, मुझे नहीं पता आपका वेंडर कौन है, आई डोंट नो अबाउट हिम, बट जैसे डिस्टेंस एजुकेशन की वेबसाइट है या जम्मू यूनिवर्सिटी की अपनी वेबसाइट है, एज अ वाइस चांसलर जब आप उसको खुद वेबसाइट को खोलते हैं, डू यू फील दैट देयर इज नीड टू इम्प्रूव दिस वेबसाइट, और कोशिश किया जाए कि इसमें एनआईसी को इन्वॉल्व किया जाए, किसी को इन्वॉल्व किया जाए कि हर डिपार्टमेंट की अपनी एक डायनामिक वेबसाइट हो जिस पर डायनामिकली आपके पास तमाम डिटेल्स जो आ जाएं, रिसर्च वर्क होता है आपके डिपार्टमेंट्स में उसकी तफसील वहां से मिल जाए, और उसके बाद जम्मू यूनिवर्सिटी में जो आपका मीडिया सेल है कि आपके वहां कोई भी एक्टिविटी हुई उसका प्रेस नोट और सब चीजें आपकी वेबसाइट पर आ जाएं। सो आर यू डूइंग समथिंग अबाउट द वेबसाइट आल्सो? अगर आप वेबसाइट हमारा देख रहे हैं, मैं देख रहा हूं काफी तब्दीलियां आ चुकी हैं, काफी तब्दीलियां आ चुकी हैं, हम बहुत हद तक डायनेमिक हो चुके हैं। और जो बात कर रहे हैं, चाहे वो हमारा जर्नलिज्म का हो, चाहे वो हमारे उत्साह क्लब का हो, चाहे वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हो, चाहे हमारे करिकुलम हो, वो सारी चीजें जो है हर डिपार्टमेंट का अभी रिसर्च प्रोफाइल ले हमने एक लिंक हर डिपार्टमेंट को भी दिया हुआ है। तो अब उस लिंक को अपडेट कोई करेगा तो डिपार्टमेंट करेगा। अच्छा, ठीक। अपने लिंक में अपने टीचर्स का, अपने जो भी अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, अचीवमेंट ऑफ द टीचर्स, रिसर्च प्रोफाइल, पब्लिकेशंस, अवार्ड्स, ऑनर्स, वो सारी चीजें डिपार्टमेंट करेगा। तो वहां पर अगर डिपार्टमेंट नहीं कर पाता है तो हम मेरे लिए दिक्कत रहती है कि भाई कैसे, तो वो बीच बीच में प्रयास हमारे चलते रहते। जैसे अभी नैक, तो उसमें एक मुहिम के तरह हमने चलाया कि भाई हर टीचर का अपना एक प्रोफाइल, सिर्फ उसके फोटो से नहीं काम चलेगा, रिसर्च स्पेशलाइजेशन खाली 4 वर्ड से नहीं काम चलेगा, वो थोड़ा अपना डिटेल प्रोफाइल अपना डाले। वो हमको सीवी नहीं चाहिए, उसको उसका एक प्रोफाइल चाहिए, उसका एरिया क्या काम कर रहा है, उसका अचीवमेंट क्या है, उसका ऑनर्स क्या है, एंड कुछ रिसेंट बेस्ट पब्लिकेशन जो उसके हैं जिसको हाईलाइट किया जा सके वो करे। तो उस पर लोगों ने किया भी है, ऐसा नहीं कि नहीं, बहुत बहुत किया है। और मैं अपने को फॉर्चुनेट पाता हूं कि आई एम गेटिंग कोऑपरेशन फ्रॉम ईच एंड एवरी कॉर्नर, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो ऑफिसर हो, चाहे वो नॉन टीचिंग हो, चाहे वो हमारा कोई स्टाफ, मतलब आप रात दिन एक कर दिया है हमारे सफाई कर्मचारी के लोगों ने। तो वो कहने के लिए आपको छोटा लगेगा, लेकिन आई एम गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम ईच एंड एवरी कॉर्नर एंड आई एम फॉर्चुनेट फॉर दैट। पिछले दिनों आपने फिट इंडिया मुहिम छेड़ दी यूनिवर्सिटी में और बवाल कर गया। यूनिवर्सिटी ने कहा कि जनाब गाड़ियां रोक दी, बाहर परेशानी हो गई हमारे लिए। मुझे भी लगा, लेकिन उसके बाद जब मैं आया और मैंने आपकी पार्किंग देखी कि बहुत खूबसूरत पार्किंग आपने बाहर बनाई है। एक तो ये कि क्या आर यू सेटिस्फाइड कि ये सिंगल जो आपने बनाया हुआ है, क्या मल्टी स्टोरी पार्किंग की तरफ कोई आपका ध्यान जा रहा है? दूसरा ये कि इस पार्किंग में भी हम देखते हैं बहुत सारे लोग जो विक्रम चौक किसी को जाना है तो आके गाड़ी यहां पार्क करके चला जाता है, बिकॉज देयर इज नो कार्ड सिस्टम टू आइडेंटिफाई कौन यूनिवर्सिटी का है जनरली और कौन यूनिवर्सिटी का नहीं है। तो चेक्स एंड बैलेंसेस क्या होंगे? और दूसरा ये कि जब ये बवाल शुरू हो गया कि जनाब गाड़ी अंदर नहीं आने दे रहे हैं, तो आपने ई रिक्शा शुरू कर दिया। तो आर यू गोइंग टू गो टू साइकिल्स, बाइसिकल? आप, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज मैंने देखा कि आप जब यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर करते हैं, द मोमेंट यू एंटर यू सी एवरी यंगस्टर ड्राइविंग अ बाइसिकल, दैट इज हेल्दी, वो हेल्दी होता है। तो क्या इस तरह का कोई इनिशिएटिव आप लेने वाले हैं? और दूसरा ये कि इस पार्किंग को लेकर आर यू थिंकिंग कि इसको मल्टी स्टोरी पार्किंग में कन्वर्ट किया जाए? इतना क्वेश्चन उसमें हो गया है। नहीं, आपका ठीक बात है। पहले कई स्टेप्स में इसको हम एक्सप्लेन करते हैं आपको, क्योंकि इसमें कई प्रश्न आपने डाल दिए हैं। एक तो मैं जब यहाँ ज्वाइन किया तो गाड़ियों की इतनी पार्किंग थी, पहले वन वे था बट गाड़ियां दोनों तरफ पार्क हो जाती थी, और इवन जो हमारे पैदल चलने की पेमेंट है उस पर भी लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां थार और ये सब चढ़ा देते थे, तो वो भी हमारा टूट रहा था। तो उसी समय मैंने तय किया कि हमको एक पार्किंग स्पेस डेवलप करनी है। तो जो आप देख रहे हैं, सरकार ने भी इसमें मदद की, और थोड़ा और फिर हमने अपने इंटरनल रिसोर्सेज को यूज किए और उससे ये पार्किंग स्पेस को खड़ा किया। तो ये करीब 2 साल का एफर्ट्स था
और चूंकि पार्टली गवर्नमेंट का आया, फिर हम प्रयास करते रहे कि और सरकार से पैसा मिल जाएगा, जब नहीं मिला तो फिर अपने इंटरनल रिसोर्सेज को यूज किया। तो ये 2 साल के प्रयास से हुआ। जहां तक बात है विरोध का, तो विरोध उस ढंग से नहीं हुआ जितनी की मुझे उम्मीद थी। तो उसका कह सकते हैं कि बड़ा 50वां हिस्सा रहा, मुझे उससे बहुत ज्यादा की उम्मीद थी। तो उस तरह से मैं कहूंगा कि मैं तो फॉर्चुनेट हूं कि मुझे बड़ा कोऑपरेशन मिला, बहुत सहयोग मिला और लोगों ने बड़ा सराहा है। और मेरे बच्चे, छात्र, इक्का दुक्का जो लोग थोड़ा पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं वो विरोध करते हैं, अदरवाइज बाय एंड लार्ज सारे लोगों ने। यूनिवर्सिटी में राजनीति ना हो तो फिर ठीक है, ये एक बात है। लेकिन आपकी बात से मैं सहमत हूं। गाड़ियां पर डे जो हमारी अपने छात्र और कर्मचारी और अध्यापक, ये अराउंड 700 के आसपास हैं। 700 ये मैंने काउंट कराया है, सर्वे कराया है। पीक आवर में कितनी 4 व्हीलर्स हमारी खड़ी रहती हैं। और ये जो पार्किंग है ये 275 मैक्सिमम 300 तक जाएगी। तो बाकी गाड़ियां कहां पार्क होंगी? मैं प्रयास कर रहा हूं, एक हमारी उसके जो डिस्टेंस एजुकेशन और स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के पास एरिया है, वहां पर लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स बनाने का, सेंट्रलाइज पूरा, तो सारे क्लासेज वहीं चलें और वहां पर 2 स्टोरी की पार्किंग होगी 4 व्हीलर्स की। तो 200 मतलब जो हमारा पूरा प्लान है, ऑलरेडी डीपीआर सबमिटेड है गवर्नमेंट को। ऑलरेडी सबमिटेड है। ये इन्हीं 3 सालों में? जी डीपीआर सबमिटेड है और टोटल 80 करोड़ का प्रोजेक्ट है। अच्छा। एंड 4 फेजेज में हमने प्रपोज किया हुआ है और उम्मीद है कि कुछ न कुछ सरकार से हमको जरूर मदद मिल जाएगी ताकि हम उसको शुरू कर सकें। धीरे धीरे करके पूरा होगा। तो 200 4 व्हीलर्स की पार्किंग वहां पर भी है, प्लस 2 व्हीलर्स की। और उसके बाद जो है 5 स्टोरीज का, फिर तो 2 स्टोरी की पार्किंग और 5 स्टोरीज की बिल्डिंग। तो सारे लेक्चर्स फिर वहीं चलें। तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी थोड़ी पार्किंग यहां और वहां, लेकिन फिर भी वो सफिशिएंट नहीं होगा। तो मल्टी स्टोरी पार्किंग की जरूरत है और जहां मल्टी स्टोरी पार्किंग बने वहीं पर यूटिलिटी सेंटर बने। तो आपका बैंक हुआ, आपकी पोस्ट ऑफिस हुई, आपके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हुए, आपके जो है रेस्टोरेंट हुए, आपके इंक्यूबेशन इनोवेशन का वहीं कॉफी हाउस में बैठ के काम भी हो रहा है। उधर जाए एक आइडिया इंक्यूबेशन को लेकर के बाहर का भी कोई आता है स्टार्टअप को लेकर के, तो अपना बैठ के काम कर रहा है। ऐसा आप दिल्ली में देखेंगे तो बहुत जगहों पर आपको बहुत जगहों पर मिलेगा। तो वो एक माहौल जो है एक कि आप अपनी पार्किंग क्यों हम आप आएंगे पार्किंग करने के लिए, तो आपको सारी चीजें हेयर कटिंग से लेकर के, सामान से लेकर के, वेजिटेबल से लेकर सब कुछ उस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में मिल जाए। तो वो मल्टी स्टोरी वो प्लान है, देखें ऊपर वाला कब तक करता है। बहुत बहुत शुक्रिया वाइस चांसलर साहब। तो ये थे जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर उमेश राय। बड़ी तफसील से इनके साथ बात हुई और इन्होंने तफसीलन ये बात बताई कि क्या कुछ तब्दीलियां जम्मू यूनिवर्सिटी में पिछले इतने सालों में हुई हैं। लेकिन सबसे खूबसूरत बात जो उन्होंने कही वो उन्होंने ये कहा कि मैंने जब गुजारिश की लेफ्टिनेंट गवर्नर से तो उन्होंने कहा कि बताइए आपको चाहिए क्या, हम देने के लिए तैयार हैं। और जब मैंने गुजारिश की चीफ मिनिस्टर से तो उन्होंने कहा आप चल के क्यों आएंगे, हम चल के आपके पास आएंगे। अगर वाकई जम्मू कश्मीर में चीफ मिनिस्टर और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में इस तरह का संबंध है, इस तरह का रिश्ता और ये गंभीरता है उनकी इंस्टीट्यूशंस को लेकर, तो यकीन जानिए 3 साल के बाद जम्मू कश्मीर की तस्वीर और जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी की खास तौर पर तस्वीर आपको मुकम्मल तौर पर बदली हुई नजर आएगी।